Good morning, everyone. So, in the last class, we have discussed about Operation Enduring Freedom. उसके बाद हमने डिस्कस किया है ग्वांटानामो बे के बारे में. उसके बाद हमने इराक इन्वेशन 2003 के बारे में डिस्कस किया, जहाँ पे हमने देखा कि यूएसए ने कैसे इराक के ऊपर हमला किया था 2003 पे. ठीक है, तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स, टू कैंप्स और सेंटर्स ऑफ पावर. तो यहाँ पे क्या है देखो, पॉलिटिक्स इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर. ये जो लाइन है, पॉलिटिक्स इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर, ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस लाइन को बोला था एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैंस जे मॉर्गेंथो ने. ठीक है, हैंस जे मॉर्गेंथो ने ये लाइन बोला था कि पॉलिटिक्स इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर. उनको पूछा गया था कि व्हाट यू थिंक अबाउट पॉलिटिक्स, तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला है कि पॉलिटिक्स इज़ ए स्ट्रगल फॉर पावर. पॉलिटिक्स जो है, इस पे क्या होता है, लड़ाई होता है. किस चीज़ का लड़ाई? पावर के लिए लड़ाई होता है कि कौन कितना ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है, कोई चाहता है अपने पास जो पावर है इसको रिटेन करना चाहता है. रिटेन करना मतलब पकड़ के रखना चाहता है. और अगर कोई पावर पे नहीं है तो वो पावर पे आना चाहता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है. बीजेपी का अभी सरकार है, तो कैसे कांग्रेस हमेशा ये चाहेगा कि कैसे बीजेपी को सत्ता से हटा के, पावर से हटा के कांग्रेस जो है वो पावर में आ सके. ऐसे ही हैंस जे मॉर्गेंथो ने बोला था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर. बोथ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स वांट टू गेन एंड रिटेन पावर. पॉलिटिक्स पे इंडिविजुअल्स पकड़ लो या फिर ग्रुप्स पकड़ लो. ग्रुप्स मतलब यहाँ पे बोला गया है कि पार्टीज़ के बारे में. ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बोला गया है. पॉलिटिक्स में क्या होता है, इंडिविजुअल पकड़ लो या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पकड़ लो, वो हमेशा क्या चाहता है, अपने पास जो पावर है उसको उसको पकड़ के रखना चाहता है, या फिर अगर पावर नहीं है तो पावर को गेन करना चाहता है. गेन करना मतलब पावर को हासिल करना चाहता है. ठीक है, दिस इज़ ट्रू अबाउट स्टेट्स ऑल्सो. और ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने बात की इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स के बारे में, ये स्टेट्स के लिए भी लागू होता है. स्टेट्स मतलब कंट्रीज़ के लिए भी ये लागू होता है. दस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टेट्स एंड ग्रुप्स कॉम्पीट विथ ईच अदर टू गेन एंड रिटेन पावर. दस हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे स्टेट्स बोलो या फिर स्टेट्स का जो ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल एलाइड पावर्स, एक्सिस पावर्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि नेटो, वार्सो पैक्ट. ठीक है, तो ये जो ग्रुप है, स्टेट्स का ग्रुप है, या फिर स्टेट्स जो है, कंट्रीज़ जो है, वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं. ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं. किस चीज़ के लिए? ताकि पावर हासिल कर सके या फिर जो पावर है उस पावर को पकड़ के रख सके. ठीक है, दिस पावर इज़ इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन, इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर एंड कल्चरल सुपीरियरिटी. अभी ये पावर क्या पावर है, मतलब कौन से तरीके से है? ये पावर है मिलिट्री डोमिनेशन, मतलब एक कंट्री दूसरे कंट्री से ज़्यादा मिलिटरीली ज़्यादा ताकतवर है. इकोनॉमिक पावर, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से ज़्यादा पैसा है. एक कंट्री का दूसरे कंट्री से ज़्यादा पैसा है. पॉलिटिकल पावर, एक कंट्री का गवर्नमेंट दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट से ज़्यादा पावरफुल है. एक कंट्री का कल्चर दूसरे कंट्री के कल्चर से ज़्यादा सुपीरियर है, मतलब ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बड़ा है, या फिर ज़्यादा अच्छा है जो सभी लोग फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हैंस जे मॉर्गेंथो ने बहुत पहले एक चीज़ बोला है कि पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर, जहाँ पे लोग सत्ता के लिए लड़ाई करते हैं. ठीक है, इंडिविजुअल्स पकड़ लो या फिर ग्रुप्स पकड़ लो, वो लोग क्या करते हैं, पावर को हासिल करना चाहते हैं या फिर जो पावर है उसको रिटेन करना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है. ठीक है, दिस इज ट्रू अबाउट स्टेट्स ऑल्सो. ये स्टेट्स के लिए भी लागू होता है. स्टेट्स क्या करते हैं, स्टेट्स या फिर ग्रुप ऑफ स्टेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं. किस लिए कॉम्पीट करते हैं? ताकि पावर को हासिल कर सके या फिर पावर को रिटेन कर सके या फिर पकड़ के रख सके. अभी ये पावर कौन से तरीके से रिटेन करना है, मतलब कौन सा फॉर्म है पावर का? ये पावर है मिलिट्री डोमिनेशन, मतलब एक कंट्री का दूसरे कंट्री के से मिलिट्रीली जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, पैसों के मामले में भी ज़्यादा पावरफुल है. उसके बाद एक कंट्री का दूसरे कंट्री से जो गवर्नमेंट है वो भी ज़्यादा अच्छा है या फिर पावरफुल है. और कल्चरल सुपीरियरिटी, मतलब सोच लो कि यूएसए का कल्चर यूएसएसआर के जो कल्चर है उससे ज़्यादा
पावर ज़्यादा सुपीरियर था, आगे था, क्योंकि यूएसए का कल्चर सभी देश फॉलो कर रहा था। ठीक है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर डेज, कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या हुआ था, पावर वॉज डिवाइडेड बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज। कोल्ड वॉर के टाइम पे पावर जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइडेड था, ये हमें पता है। द यूएस एंड द यूएसएसआर आर टू सेंटर्स और कैम्प्स ऑफ पावर इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएसए एंड यूएसएसआर दो सेंटर ऑफ पावर थे। सेंटर मतलब क्या है, केंद्र। ठीक है, मेन सेंटर ऑफ पावर दो ही थे, एक था यूएसए और उसके जो एलाइज है, और एक था यूएसएसआर और उसके जो एलाइज है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे पावर का मतलब तभी कोल्ड वॉर के टाइम पे यही था। इन 1991 द यूएसएसआर कोलैप्स्ड। 1991 पे क्या हुआ, यूएसएसआर जो है वो कोलैप्स्ड हो गया, टूट गया। ए यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज्ड, एक ऐसा वर्ल्ड आया है, बाइपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड आया है। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब हमें पता है ऑलरेडी कि जहाँ पे एक ही सुपर पावर रहेगा। द यूनिपोलर वर्ल्ड इज डोमिनेटेड बाय ओनली वन सुपर पावर। दिस यूनिपोलर वर्ल्ड जो है, ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड है, इसको कौन डोमिनेट कर रहा है, सिर्फ एक सुपर पावर डोमिनेट करके रख रहा है। पहले दो था, एक कोलैप्स हो गया तो एक रह गया। देयर इज ओनली वन सेंटर ऑफ पावर, अभी सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ पावर है, पहले दो था। यहाँ पे हमने देखा है कि पहले दो सेंटर ऑफ पावर था, लेकिन अभी क्या है, सिर्फ एक सेंटर ऑफ पावर है। दिस इज नोन एज हेजेमोनी, और इसको ही हम लोग बोलते हैं हेजेमोनी। ठीक है, डोमिनेंस। अभी हेजेमोनी का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ हेजेमोनी। द वर्ड हेजेमोनी मीन्स द लीडरशिप और कंट्रोल ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स। द वर्ड हेजेमोनी जो है, इसका मतलब है लीडरशिप या फिर कंट्रोल ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स। एक कंट्री अगर बहुत सारे कंट्रीज़ को कंट्रोल करके रखे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं हेजेमोनी। देखो कितना सुंदर मीनिंग है, तुम लोग इस चीज़ को मार्क करके रखना, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी चैप्टर से कि हेजेमोनी का मतलब क्या है। हेजेमोनी का मतलब है लीडरशिप। एक कंट्री अपने आप को लीडर बता रहा है कि मैं इस दुनिया का लीडर हूँ। ठीक है, या फिर एक कंट्री बहुत सारे कंट्रीज़ को कंट्रोल करके रख रहा है। द वर्ड हेजेमोनी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हेजिमोन मीनिंग लीडर। ये जो वर्ड है हेजेमोनी, ये आया है एक ग्रीक वर्ड से। ये ग्रीक वर्ड क्या है, हेजिमोन, और हेजिमोन का मतलब क्या है, लीडर। इट वॉज ओरिजिनली यूज टू सिग्निफाई द डोमिनेंट पोजिशन ऑफ एथेंस इन एंशियंट ग्रीस। ये जो हेजिमोनी जो वर्ड है, हेजिमोनी या फिर हेजिमोन जो वर्ड है, इसको बहुत पहले एंशियंट टाइम्स में यूज़ किया गया था। एथेंस जो है एंशियंट ग्रीस में जो एक सिटी है एथेंस, इस एथेंस सिटी का डोमिनेंट पोजीशन दिखाने के लिए। कैसे डोमिनेंट पोजीशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रीस सिटी है, ठीक है, यहाँ पे ये ग्रीस कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ थे, ठीक है, बहुत सारे सिटीज़ थे, लेकिन एथेंस जो है वो सबसे बड़ा था और एथेंस पे ही सब कुछ था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग और एक चीज़ ले सकते हैं कि यूएसएसआर में क्या हुआ था, बहुत 15 कंट्रीज़ थे, लेकिन सबसे पावरफुल कंट्री यूएसएसआर में कौन सा था, रशिया था। तो रशिया वॉज डोमिनेटेड। ठीक है, तो यही चीज़ है यहाँ पे कि एंशियंट ग्रीस पे जो एथेंस का जो पोजीशन है उसको दिखाने के लिए हेजिमोन जो वर्ड है इसको यूज़ किया जाता था एंशियंट टाइम्स पे। ठीक है, टुडे द वर्ड हेजिमोन इज़ यूज टू इंडिकेट द डोमिनेंट रोल ऑफ यूएस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लेकिन अभी के टाइम पे, आज के टाइम पे हेजिमोनी जो वर्ड है इसको यूज़ किया जाता है यूएसए का जो डोमिनेंट रोल है, यूएसए जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करके रख रहा है, इसको दिखाने के लिए। एकदम क्लियर है मीनिंग। यहाँ पे हमने मीनिंग पे क्या पढ़ाई किया है कि पहले कोल्ड वॉर के टाइम पे पूरा वर्ल्ड जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, दो ग्रुप्स में डिवाइडेड था, यूएसए एंड यूएसएसआर। उसके बाद यूएसएसआर जो है वो टूट गया, तब यूनिपोलर वर्ल्ड जो है वो इमर्ज्ड हुआ, और इस यूनिपोलर वर्ल्ड में सिर्फ एक ही सुपर पावर है। ठीक है, और एक ही सेंटर ऑफ पावर है, दो सेंटर नहीं है, एक ही सेंटर ऑफ पावर है, एक ही केंद्र है। ठीक है, पावर का, और दिस इज नोन एज हेजिमोनी। हेजिमोनी जो वर्ड है ये इसका मतलब है लीडरशिप या फिर कंट्रोल ऑफ वन स्टेट ओवर अदर्स। हेजिमोनी जो है ये वर्ड है आया है एक ग्रीक वर्ड हेजिमोन से, इसका मतलब है लीडर। इट वॉज ओरिजिनेट टू सिग्निफाई द डोमिनेंट पोजिशन ऑफ एथेंस इन एंशियंट ग्रीस। और ये वर्ड को पहले एंशियंट टाइम पे यूज़ किया गया था एंशियंट ग्रीस में, जो एथेंस का जो पोजीशन है, एथेंस जो सिटी है उसका जो पोजीशन है उसको दिखाने के लिए, क्योंकि एथेंस सिटी एंशियंट ग्रीस में सबसे पावरफुल था।
टुडे ये जो वर्ड हेजेमोनी है इसको दिखाया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है यूएस को बताने के लिए कि यूएस जो है पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कितना ज़्यादा पावरफुल है। यूएस क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करके रखा है। उस दिन मैंने एक चीज़ तुम लोगों को बोला था, तुम लोगों को नहीं, शायद रंजिता को बोला था मैंने, उसने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, तब मैंने बोला था कि वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज। ठीक है, वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज, हम लोग एक विलेज में रह रहे हैं और जिसका सरपंच जो है वो यूएसए है। ठीक है, यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। द यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स बिगेन इन 1991 विद द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। यहाँ पे अभी टॉपिक ये है कि यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब यूएस का डोमिनेंस जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कब स्टार्ट हुआ और कैसे स्टार्ट हुआ। तो यूएस हेजेमोनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ था 1991 पे, जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था, टूट गया था। द यूएस हेजेमोनी इमर्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री डोमिनेशन, इकोनॉमिक पावर, कल्चरल सुपीरियरिटी। अभी यूएस का जो ये डोमिनेंस है ये सिर्फ एक जगह पे डोमिनेट नहीं है कि यूएस का सिर्फ मिलिट्री अच्छा है, ऐसा नहीं है। यूएस का मिलिट्री भी डोमिनेटेड था। ठीक है, मिलिट्री भी सबसे अच्छा था, पैसा भी यूएसए में सबसे ज़्यादा था, और यूएसए का कल्चर जो है वो पूरा दुनिया फॉलो कर रहा था। तो कल्चरल साइड से, इकोनॉमिक साइड से, मिलिट्री के साइड से यूएस वाज द हेजेमोन। ठीक है, यूएस जो है वो लीडर था सबका। द 3 काइंड्स ऑफ यूएस हेजेमोनी आर एज फॉलोज। अभी यूएस हेजेमोनी के 3 काइंड से 3 प्रकार है, तो उसको देखते हैं। फर्स्ट वन, यूएस हेजेमोनी एज हार्ड पावर। मतलब क्या है, यूएस का डोमिनेंस मिलिटरीली कैसा था, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे मिलिटरीली, सेना के माध्यम से या फिर वेपन्स, अस्त्र, ये सभी के मामले में कैसे यूएसए पूरे दुनिया को डोमिनेट कर रहा था। द यूएस हेजेमोनी एज हार्ड पावर signifies its military superiority over other powers. यूएस हेजेमोनी एज हार्ड पावर, याद रखना, हार्ड पावर का मतलब है मिलिट्री डोमिनेंस ऑफ द यूएस। ठीक है, तुम लोग का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मीन बाय यूएस हेजेमोनी एज हार्ड पावर, तो तुम्हें लिखना है कि यूएस हेजेमोनी एज हार्ड पावर मीन्स मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द यूएस ओवर अदर कंट्रीज। ठीक है, तो मिलिटरीली, सेना के मामले में यूएस के पास सबसे ज़्यादा सेना था। यूएस क्या करता था, अपने डिफेंस पे, अपने सेना पे या फिर अपने वेपन्स पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। ठीक है, और उसके पास ऐसे ऐसे वेपन्स है जो किसी के पास नहीं है। तो इस चीज़ से हम लोग बोल सकते हैं कि यूएस हेजेमोनी एज हार्ड पावर का मतलब ये है कि यूएसए का मिलिट्री सुपीरियरिटी ओवर अदर पावर्स। अदर पावर्स मतलब दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ के ऊपर यूएस का जो मिलिट्री का जो प्रभाव है उसके बारे में बात किया जा रहा है। द यूएस मिलिट्री डोमिनेंस इज बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। यूएस का जो मिलिट्री डोमिनेंस है वो एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब इसको कोई टक्कर नहीं दे सकता, और ये रिलेटिव है और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ एब्सोल्यूट इन द सेंस दैट इट्स मिलिट्री with lethal weapons can accurately strike any point or any target on this planet. यूएस के पास लेथल वेपन्स थे। लेथल वेपन्स का मतलब है घातक वेपन्स। इतने खतरनाक वेपन्स थे यूएसए के पास कि यूएसए क्या कर सकता था, किसी भी जगह पे कभी भी अटैक कर सकता है। स्ट्राइक करना मतलब यहाँ पे अटैक करना, किसी भी जगह पे कभी भी अटैक कर सकता था। जैसे हमने 2 या 3 क्लास पहले देखा है ऑलरेडी कि यूएसए ने कैसे स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था। हाँ, वहाँ पे फर्स्ट गल्फ वॉर पे हमने देखा है कि कैसे यूएसए ने स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया था। तो ऐसे ही यूएसए के पास इतने अच्छे अच्छे घातक वेपन्स थे कि यूएसए किसी भी हमारे दुनिया के प्लेनेट मतलब कि हमारे पूरे पृथ्वी के किसी भी जगह पे कभी भी अटैक कर सकता है। बट मोस्ट अमेजिंग is the fact that no other power has even the remotest chance to match the US military capability. लेकिन सबसे अमेजिंग चीज़ यूएसए का ये था कि दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं था जो मिलिटरीली यूएसए को टक्कर दे सकता था। द यूएस डिफेंस बजट इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यूएस जो है अपने डिफेंस बजट, मतलब क्या, डिफेंस बजट का मतलब यहाँ पे है अपने सेना के ऊपर या फिर अपने वेपन्स के ऊपर यूएसए जो है सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च करता है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये 2018 का एक टेबल है जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर पे है यूएस। यूएसए जो है वो 2018 पे उसने कितना ज़्यादा पैसा खर्च किया था अपने मिलिट्री के ऊपर, 643.3 बिलियन यूएस डॉलर उसने क्या किया था, यूएसए ने खर्च किया था अपने मिलिट्री के ऊपर।
चाइना ने उसके हाफ से भी हाफ है चाइना, ठीक है, 168.2। और हमारा इंडिया देखो कहाँ पे है, 5th पोजीशन पे है। 2012 पे इंडिया था 7th पोजीशन पे, अभी आया है अभी शायद 4th पोजीशन पे है, लेकिन इंडिया जो है वो 5th पोजीशन पे है 57.9। तो सोच लो, यहाँ से तुम लोग सोच सकते हो कि कभी भी अगर यूएसए के साथ इंडिया का टक्कर लग गया या फिर वर्ल्ड लग गया तो इंडिया का क्या हालत हो सकता है। इसलिए हम लोग हमेशा पाकिस्तान से ही लड़ाई करते रहते हैं। तो ये टेबल अच्छे से देख लेना तुम लोग, टॉप 5 कंट्रीज़ देखने से ही हो जाएगा। टॉप 5 में कौन है, फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, देन चाइना, सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडिया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, इट्स मिलिट्री डोमिनेंस इज बेस्ड नॉट ओनली ऑन हायर मिलिट्री स्पेंडिंग ओनली बट ऑल्सो ऑन ए क्वालिटेटिव गैप ऑफ टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी ओवर अदर्स। अभी यूएसए जो है सिर्फ मिलिटरीली सबसे आगे है, इसी चीज़ के लिए यूएसए मिलिटरीली बहुत आगे है ये हम लोग नहीं बोल सकते कि यूएसए अपने डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता है, इसीलिए यूएसए मिलिटरीली सबसे आगे है, सेना के मामले में सबसे आगे है, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि यूएसए के पास बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी भी है। देयर इज़ ए वास्ट गैप बिटवीन यूएस टेक्नोलॉजी विथ द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़। पूरे दुनिया के अगर सभी कंट्रीज़ को मिला लो और तुम्हारे हमारे जो यूएसए है, यूएसए के अगर तुम टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हो, द यूएस टेक्नोलॉजी इज़ सो कॉम्पिटिटिव और सो गुड, हम लोग बोल सकते हैं कि यूएसए को कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है किसी भी चीज़ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखा है कि यूएसए ने लाइव कवरेज किया है वॉर का, फर्स्ट गल्फ वॉर जो है वहाँ पे हमने क्या देखा था कि यूएसए ने फर्स्ट गल्फ वॉर का लाइव कवरेज किया है। तो टेक्नोलॉजी देखो क्या है यूएसए का, स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज़ किया है, कंप्यूटर बॉम्ब्स का यूज़ किया है, उसके पास कंप्यूटर बॉम्ब्स है। यूएसए अपने देश में बैठ के किसी भी एक मिसाइल से कभी भी किसी भी कंट्री को पूरा ख़त्म कर सकता है, ऐसे टाइप का मिसाइल्स यूएसए के पास है। तो इन सभी चीज़ों से हम लोग बोल सकते हैं कि यूएसए एज ए हार्ड पावर, एज ए मिलिट्री पावर, यूएसए वाज डोमिनेटेड और यूएसए पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। तो देखो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। यहाँ पे हमने देखा है कि यूएसए एज ए हार्ड, यूएस हेजेमोनी एज हार्ड पावर का मतलब क्या है ये पहले जान के रखो कि यूएस हेजेमोनी एज हार्ड पावर का मतलब है मिलिटरीली यूएस जो है वो कितना डोमिनेटेड है। यूएस हेजेमोनी इन मिलिटरी का मतलब क्या है, सेना प्लस वेपन्स, इन दोनों के मामले में यूएस जो है वो सबसे आगे है मिलिटरीली। यहाँ पे और एक चीज़ बताया गया है कि यूएसए के पास लेथल वेपन्स है, खतरनाक वेपन्स जो है वो है यूएसए के पास, और यूएसए कभी भी किसी भी जगह पे कभी भी अटैक कर सकता है और कोई उसको टक्कर नहीं दे सकता। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि नो कंट्री हैज़ अ रिमोटेस्ट चांस, मतलब किसी भी कंट्री के पास एक छोटा चांस भी नहीं है कि यूएसए को टक्कर दे सके। यूएसए जो है अपने डिफेंस पे सबसे ज़्यादा मनी जो है वो स्पेंड करता है हर साल, जहाँ पे हमने देखा है कि 2018 पे यूएसए ने सबसे ज़्यादा 643.3 बिलियन यूएस डॉलर स्पेंड किया है अपने मिलिट्री के ऊपर। बाकी जितने भी कंट्रीज़ है तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे कि कोई भी यूएसए के आसपास भी नहीं है। तो यह अच्छी तरह से देखो, कोई भी डाउट कुछ भी होने से तुम लोग मुझे पूछ सकते हो। दीज टॉपिक्स आर वेरी इजी, अगर तुम लोग अच्छे से क्लास को करते हो, बार बार अगर वीडियोस को रिवाइंड करके देखते हो, देन क्वेश्चन आंसर समझने की भी ज़रूरत नहीं है। एकदम इजी तरीके से मैंने भी लिखा के दिया है तुम लोगों को, क्वेश्चन आंसर्स यहाँ से ही दिया है अल्टीमेटली, ठीक है। तो देखो कोई भी डाउट होने से बोलना।